जनादेश 2024 और जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो 294 सीटों पर एनडीए गठबंधन कई सीटों पर जीत चुका है। कुछ सीटों पर बढ़त अभी बनी हुई है, 231 पर इंडिया और 18 पर अदर्स। इस बीच राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह आप देख सकते हैं। आज कांग्रेस के दफ्तर में एआईसीसी ऑफिस के बाहर तक जो प्रांगण है आप देख सकते हैं, जबरदस्त उत्साह में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। और ये मीडिया हॉल की तस्वीर है जहां आपसे कुछ ही देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। क्या कुछ कहेंगे ये भी सुनना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, और हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कटाक्ष किया जाता रहा कि 100 के नीचे सिमट जाएंगे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी ये तस्वीर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार जीते हैं। 1,52,513 मतों से उनकी जीत हुई है। अजय राय को उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। तो एक बार फिर से वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हैट्रिक जो कहा जा रहा था, वाराणसी से वो हैट्रिक लग गई है। वाराणसी सीट से तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं। 1,52,513 वोटों से उनकी जीत हुई। पीएम मोदी को 6,12,970 वोट मिले। इलेक्शन ब्रेकिंग अमित शाह से जुड़ी हुई, गांधीनगर से उनकी भी जीत हो गई है। तो देखिए बीजेपी के दो बड़े चेहरे, 44,000 से ज्यादा उनको वोट मिले हैं। अमित शाह गांधीनगर से जीत गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी और अमित शाह गांधीनगर से कितने वोट उन्हें मिले ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 7,44,716 वोटों से वो विजयी हुए हैं। बड़ा मार्जिन गांधीनगर से अमित शाह का। इधर 1.5 लाख से ज्यादा मतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी से तीसरी बार जीत हुई है। तो बीजेपी के ये दो बड़े और दिग्गज चेहरे इस बीच लगातार मेरे साथ पैनल में मेहमान बने हुए हैं। आपका एक बार फिर से तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ देखिए तमाम मेहमानों में संजय बलौदी जी हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और साथ में जिस तरीके से मेरे साथ और भी मेहमान ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, आपको वो भी हम दिखा रहे हैं। इस बीच देखिए कांग्रेस के दफ्तर से जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं। अपने मेहमानों का भी तारुफ आपसे कराऊंगी। यहां पर लगातार जिस तरीके से भारत एक्सप्रेस आपको एक एक अपडेट दे रहा है। सुनील मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कांग्रेस पार्टी से भी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले देखिए कांग्रेस के दफ्तर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। सुनील जी पहले आपका रुख कर लेते हैं यहां पर, क्योंकि आपने तो एनालिसिस किया था पूरे भारत का, और जिस तरीके से एग्जिट पोल, मैं फिर से एग्जिट पोल पर इसलिए आ रही हूं क्योंकि अब मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि मीम्स बन रहे हैं और बीजेपी को लेकर के तंज कसा जा रहा है। कहां गए वो लोग जो 400 पार के नारे लगा रहे थे और बीजेपी को लेकर के बड़ी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, ये वो स्टेट्स जहां पर सबसे ज्यादा डेंट लगा। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो आप देख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, अमित शाह का भी जीत का हमने अभी जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा की। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उस पर आपका कमेंट। देखिए सबसे पहले प्रीति जी क्या है कि जो एग्जिट पोल की बातें हो रही थी, हाँ ऑफ कोर्स जितने भी एग्जिट पोल थे कहीं ना कहीं इस नतीजों से आसपास नहीं हैं। हमने भी जो एग्जिट पोल अपनी 345 सीटें एनडीए की बात कर रही थी, अभी 300 का आंकड़ा भी क्रॉस करते हुए नहीं दिख रहा है जी। सबसे बड़ी चीज इसमें देखें, कहीं ना कहीं जो हिंदी हार्टलैंड में भारतीय जनता पार्टी की एनालिसिस की जा रही थी, जिस तरह से मतदाताओं से भी बात करके कि हिंदी हार्टलैंड में जैसे राजस्थान की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार में तो इनकी स्थिति कमोवेश ठीक रही है, वह पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है। इसके पीछे अगर मानकर चलते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण आप लेकर चलें, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी हार हुई है, सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के तमाम सर्वे में देखें, कहीं ना कहीं जनता उतनी मुखर नहीं दिख रही थी। जनता उन मुद्दों की बात नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं राम मंदिर की बात कर रही थी, भावनात्मक की बात कर रही थी, इस बार फिर मोदी आएंगे जो है, इस तरह की चीजें बात कर रही थी। तो मुझे लगता है कि सर्वे एजेंसियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी हिंदी हार्टलैंड को समझने में थोड़ी सी गलती की है, कहीं ना कहीं उस तरह से समझ नहीं पाई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, साउथ से कोई बहुत उम्मीदें नहीं थी, साउथ से कोई करिश्मा होने की हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि साउथर्न पार्ट से की साउथ में तो बेहतर किया। हाँ, तो उधर चोटी का जोर लगा ठीक है, उधर उन्होंने जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मुझे लगता है अगर इसकी आप जड़ में जाएंगे तो 2-3 चीजें प्रमुख कारण रहा है। हिंदी हार्टलैंड में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार कहीं ना कहीं उस अनुरूप काम नहीं किया है। कहीं ना कहीं 400 पार का नारा
या एक ओवर कॉन्फिडेंस की सिचुएशन, कैंडिडेट हो या कैडर हो, दोनों को ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ले गया है, मोटे तौर पे यही लगता है। मैं आपको फिर बता दूं, आप देखिए किसी हिंदी हार्टलैंड में जाइए, जब आप कोई सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो जनता दो ही सेंटीमेंट देती है। या तो देती है कि किसी एक्स बंदे को लाना है, राहुल गांधी को हमें इस बार प्राइम मिनिस्टर बनाना है, XYZ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, या पहले बंदे की विदाई करना है। आप सच बोले, हिंदी हार्टलैंड में कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि लोग मोदी की विदाई करने की बात कर रहे हैं। आप समझिए चीजें कि मोदी को इस बार नहीं लाना है। तो जनता में वह भाव और वह सेंटिमेंट नहीं था, वह एग्रेशन नहीं था कि मोदी को इस बार हटा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के तो सेकेंडरी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैडर बेस्ड पार्टी है, जिस तरह जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर जाती है, शायद उस तरीके से नहीं गई है। संजय जी का भी रुख कर लेते हैं। संजय जी, यहाँ पर बीजेपी को हालांकि मुझे लगता है थोड़ा झटका लगा है, खास करके उन्हीं स्टेट्स में जिसका जिक्र अभी यहाँ पर सुनील जी भी कर रहे हैं। लेकिन ये असेसमेंट क्या बीजेपी के इंटरनल सर्वे के दरमियान भी सामने नहीं आया था, और इस पर असेसमेंट किया जाना चाहिए था कि अगर डेंट लग रहा है तो उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए प्रीति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 294 है और मेरे ख्याल से सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं, ठीक है, वो बहुमत है, लेकिन बीजेपी ने खुद 400 पार का नारा दिया और उसी को लेकर के उसे विपक्ष घेर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 294 हैं, वो समझ में आता है कि अलायंस के साथ में है। बीजेपी के खुद का जो अपना वोट है वो घटा भी है, और उन राज्यों में घटा है जहां पर सबसे ज्यादा कम उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा अपेक्षित नहीं रहा होगा। जी, अपेक्षा के मतलब कहने का मतलब कि अपेक्षा के अनुरूप उस तरीके से परिणाम नहीं आए, खासकर रिजल्ट को लेकर जिस तरीके से हमने अपेक्षा की थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने की थी। उसमें कह सकते हैं कई सारे फैक्टर्स थे, और प्रथम और द्वितीय फेज की जब मतगणना हुई, मतदान हुआ था, सॉरी माफी चाहूंगा, तो तभी ऐसा लगने लगा था कि कुछ तो ऐसा है कि जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया है, उस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह की कमी दिखाई दे रही है। खासकर मेरा मानना है, विशेषकर कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने जो कैडर्स थे, अपने पन्ना प्रमुख से लेकर चाहे बूथ से लेकर या जो भी एक व्यवस्था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसके अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने पूरा कार्य किया है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। किंतु कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कई कारक थे उसमें, जिन कारकों का असेसमेंट बीजेपी नहीं कर पाई। मुझे यही लगता है कि ठीक है, आपने अलायंस के साथ में जाकर के बेहतरीन किया है, और तीसरी बार भी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद ये जो फिगर है, अगर 400 पार का नारा नहीं दिया होता तो इससे ज्यादा रिस्पेक्टेबल मुझे लगता नहीं कि जो ये आंकड़ा इस वक्त है उस पर कोई क्वेश्चन भी खड़ा कर रहा होता, किसी तरह का प्रश्न चिन्ह होना नहीं चाहिए था। बावजूद इसके इस वक्त अगर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जीत का मार्जिन है, 10 लाख प्रोजेक्ट किया गया था, हालांकि जीत हुई है लेकिन 1.5 लाख से जीत हुई है। मैं यहाँ पर विवेक कोडे जी का रुख कर रही हूँ। विवेक जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए जो PM मोदी का मार्जिन है वो कम आना, मुझे लगता है ये भी आप इसको अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रहे होंगे। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या कहने वाले राहुल गांधी, कुछ है आपको जानकारी? राहुल गांधी क्या कहेंगे उसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है जी, लेकिन आपने जो एग्जिट पोल की बात की थी, तो एग्जिट पोल क्यों किए थे, किस लिए किए थे, इस चर्चा में मैं नहीं जाता हूं जी, लेकिन ये एग्जिट पोल जिन्होंने जमीन पे जाके काम करके लोगों के ओपिनियन लिए, उनके जो अनुभव थे, उससे जिन्होंने रूम में बैठ के, चेयर में बैठ के उसके निष्कर्ष निकाले, उनसे काफी विपरीत थी। क्योंकि मैं 2-3 बातें सामने रखता हूं। 1-2 महीना पहले CSTS का एक सर्वे आया था। उस सर्वे ने उन्होंने कहा था कि महंगाई के ऊपर 23% लोग वोट करेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 23% लोगों को महंगाई ये मुद्दा लगता है, 28% लोगों को बेरोजगारी का मुद्दा लगता है, और जो राम मंदिर के ऊपर ये बीजेपी की सब आशाएं थी, वो राम मंदिर सिर्फ 8% लोगों के लिए था। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी जो 3 साल पहले थी वो अब नहीं रही। राहुल गांधी ने जो पदयात्रा पहले निकाली और बाद में जो न्याय यात्रा निकाली, उससे समाज में काफी जागृति आ गई थी। तीसरी बात, ये 400 पार की जो कुछ जरूरत नहीं थी, 400 पार होने वाले नहीं थे, वो उनको मालूम था, लेकिन मुझे लगता है कि उनको मन ही मन ऐसा लगता था कि हम हार रहे हैं तो पहले ही जोर से चिल्ला के रखे हम 400 पार जा रहे हैं जी। ये 400 पार की घोषणा के बाद भाजपा के 1-2 नहीं 4 लोगों ने संविधान बदलने के लिए हमें 400 पार 400 सीटें चाहिए, ये जो
किया। है, और ये जो नैरेटिव था विपक्ष जनता के बीच में सटीक तरीके से रख पाया, जनता इसे समझ भी पाई क्या, इसको इस तरीके से देखे। मैं लौटूंगी सर आपके पास में, दिलीप चेरियन जी भी मेरे साथ हैं। दिलीप चेरियन जी का मैं रुख कर रही हूँ। इस सब चीजों का विचार, दिलीप जी, यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी, हालांकि राम मंदिर को उतना इफेक्टिव नहीं माना गया, जैसा कि विवेक जी भी कह रहे थे कि सिर्फ 8% लोगों को यह असर डालता है। बावजूद इसके बीजेपी इस नब्ज को टटोलने में थोड़ी सी मुझे लगता है चूक गई। हालांकि 294 अगर 400 पार का नारा नहीं होता तो हम इस पर सवाल भी नहीं खड़े कर रहे होते, लेकिन जिन राज्यों में सबसे कम उम्मीद थी उन्हीं राज्यों में बीजेपी को डेंट लगना, क्या बीजेपी जनता की सही नब्ज को टटोल पाने में इस बार नाकाम रही, या एंटी इनकम्बेंसी हावी रहा, या ये जो मुद्दे थे ये भी उतने ही इफेक्टिव थे और जनता पर असर डालते हैं, जिसकी वजह से जनता ने अपना मन बदला, हृदय बदला, इसको जिस भी तरह से देख सके? जनता ने जो मन बदला है उसका कारण मेरे ख्याल में सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उसका कारण एक और चीज है कि रीजनल जो फोर्सेस है इस बार हमें दिख रहा है कि उनके वजह से भी वोट पड़ा है। जो आप रीजनल पार्टीज की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने जहां प्रचार किया है और सिर्फ मोदी जी का ही प्रचार हर जगह पे दिखता था, वो मेरे ख्याल में जो आम जनता है, जो यंगर वोटर है, जो वुमन वोटर है, उनको ये नहीं लगा कि मोदी जी को वोट देने से उनके प्रांत में, उनके प्रदेश में जो बदलाव आना है वो उस तरीके से आना नहीं है। एक दूसरी आपने बात की कि ये 400 पार का नारा अगर नहीं देते तो हम उनको शायद इतना क्रिटिसाइज नहीं करते। शायद आप सही कह रहे हैं, पर मुझे यह भी लग रहा है कि अगर 400 पार का नारा देने का जो उत्साह था वो कहां से आया? वो एक तो ये हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, बट मुझे लगता है इसका कारण ये था कि उनको एक मैसेज देना था कि इस इलेक्शन के बाद बीजेपी पार्टी अकेले में पूरा देश का कंट्रोल में रहेगा। और मेरे ख्याल में ये जो मैसेज है ये हर प्रांत के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और हर जगह पे थोड़ा सा पुशबैक हुआ इस नारे ने कुछ जगहों पर विपरीत दिशा में हवा बहाई और इसका खामियाजा या इसका नुकसान बीजेपी को हुआ। विक्रम उपाध्याय जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका भी भारत एक्सप्रेस में। विक्रम जी, इत्तेफाक रखते हैं क्या कि बीजेपी ने कुछ चीजों को ओवर प्रोजेक्ट किया, शायद वो उसके विपरीत स्थितियों के लिए इस वक्त जिम्मेदार है, और खास करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर के मैं आपका ओपिनियन चाहूंगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग? पहले अब मैं बात करता हूं 400 सीटों का नारा क्यों दिया। आपको मालूम है एनडीए और बीजेपी मिला के पहले ही 350 से ऊपर था। तो किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी गठबंधन के लिए चुनाव में जाने के लिए ये तो नहीं कहा सकता है कि उसके नीचे हम आएंगे। बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या था, उनका एक टारगेट होना चाहिए था कि भाई इसके ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो उन्होंने 400 का नारा दिया, और 400 का नारा सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि केवल नारा देना था उनको ये लगा कि भाई 10 साल का शासन जो है वो बहुत अच्छा रहा, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया, तो इसके बाद कुछ ना कुछ सीटें बढ़नी ही चाहिए। ये आकलन क्यों गलत गया, ये इसका एक अलग अलग अनुमान लोगों ने लगाया। लेकिन मेरे मुताबिक जो है उत्तर प्रदेश में खास करके मैं देखता यूँ हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के साथ आने का एक फ़ायदा जो उनको इसलिए मिला कि लगातार वो युवाओं का एक उन्होंने पिछले 6-8 महीने से एक मुद्दा उठाया, और उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से नौकरी और फिर ये क्वेश्चन पेपर आउट होना एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस बीच कांग्रेस के दफ्तर से तस्वीरें भी आ रही हैं, देखिए एआईसी से ऑफिस से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप मंच पर देख रहे हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं और जयराम रमेश भी मौजूद हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हालांकि कहा जा रहा था राहुल गांधी संबोधित करेंगे, सुन लेते हैं। प्रियंका गांधी जी और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये
मैं तो पहले कहूंगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करे। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से
पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहाँ हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया, इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें। नहीं, खड़गे जी आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में
कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। सोनिया गांधी निकल गई। तो यहाँ आप कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। राहुल गांधी की बड़ी बातें, ये चुनाव जो है वो एक व्यक्ति विशेष को लेकर के रखा गया था, और जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ, नेताओं को डराया धमकाया गया, जेल में डाला गया, संविधान बचाने के लिए विपक्षी जो खेमा था एकजुट हुआ, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज का हर एक विपक्षी खेमे के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा था। राहुल गांधी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुन लेते हैं आगे। Including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? We, as we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. Sir,
आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। सर, खरगे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क्स से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए हाँ, जयराम जी राहुल जी, खरगे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं, और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 में 2009 में हाँ नहीं, 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी, आपकी रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या है? नहीं, देखिए, हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए, ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है, और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं, वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं,
और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूज नेशन से। सर कहते हैं आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया। मगर यहाँ पर देखिए, आप कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुन रहे थे। राहुल गांधी की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दरमियान कहा कि संविधान बचाने के लिए चुनाव हम लोगों ने एकजुट होकर लड़ा और जनता ने जो मैंडेट दिया उस पर वो जनता का भी धन्यवाद करते नजर आए। साथ में सेंट्रल एजेंसीज को किस तरीके से दुरुपयोग करके विपक्षी खेमे के तमाम बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, इसका जिक्र भी राहुल गांधी ने किया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान एक दिलचस्प सवाल और जरूरी सवाल जो राहुल गांधी से पूछा गया कि वायनाड से भी आप को जनता ने मैंडेट दिया, रायबरेली से भी आपके फेवर में मैंडेट गया, सीट आप कौन सी रखेंगे? राहुल गांधी ने इसका जवाब नहीं दिया, कहा कि रायशुमारी करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। जनता का बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। इसके अलावा देखिए विक्रम जी, आपका रुख करते हुए इस सवाल पर, क्योंकि ये प्रश्न इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि टीडीपी और जेडीयू को लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी। यहां उन्होंने इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है उसका जिक्र किया। अभी इस बैठक में क्या तय होगा कि कौन सा ल्यूक्रेटिव ऑफर दिया जाए उस खेमे में कि कुछ जोड़ तोड़ करके अगर सरकार बनती हो तो बना ली जाए। वैसे वो होने की गुंजाइशें बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी क्लियर मैंडेट के साथ में एनडीए आगे है, लेकिन फिर राजनीति में गुंजाइशें कभी नकारी नहीं जाती, इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात आप ठीक करिए प्रीति जी, राजनीति में कभी किसी संभावना से इनकार नहीं किया सकता, लेकिन कुछ तथ्यात्मक चीज़ें देखनी चाहिए। आप टीडीपी की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में उनकी ज़बरदस्त जीत हुई है, विधानसभा में उनका बिल्कुल उनकी सरकार बन रही है आंध्र प्रदेश में जी। टीडीपी, दूसरी बात यह है कि टीडीपी बीजेपी के साथ काम कर चुकी है, उनका एक अनुभव अलग है, वो वाजपेयी गवर्नमेंट के साथ वो काम कर चुके हैं। मैं दूसरी नीतीश की बात कर रहा हूँ, नीतीश भी एनडीए के साथ काम कर चुके हैं। इन दोनों का अनुभव बीजेपी के साथ ठीक ठाक रहा है। और अंतिम में मैं एक बात सिर्फ इतना करके ख़त्म करूँगा बात अपनी, कि कांग्रेस के पास देखिए संभावनाएं इस बात की बहुत कम है कि इनकी तरफ से कोई जाके टीडीपी या जो नीतीश कुमार से बात करे। शरद पवार को इन लोगों ने ज़रूरी एक जिम्मेदारी दी होगी या उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें की है। और जब चुनाव का जब परिणाम आ रहे थे तब भी ये खबर चल गई थी कि शरद पवार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कुछ भी अगर निगोशिएशंस होता है तो ये बहुत बड़ी डील होगी। और जब उस डील को रखा जाएगा तो जो बाकी इनके दल हैं, जिसमें सपा बहुत ही प्रमुख पार्टी है, उसको इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि वो सब कुछ छोड़ के और टीडीपी की बात माने या नीतीश की बात माने। इसकी संभावना मुझे तो कम दिखती है। ठीक है, विवेक कोडे जी का रुख कर लेते हैं। पार्टी में तो अंदर इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो ही गई होगी। कोडे साहब, जेडीयू और टीडीपी, शरद पवार की भी बातचीत हो गई है यहाँ पर नायडू साहब से, और मनोज झा को भी मैं सुन रही थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांध दिया। हालांकि नीतीश ने जिस तरीके से यहाँ एनडीए का दामन थामा था और इंडिया गठबंधन को अधर में छोड़ दिया था, उसके बावजूद जब उनकी तारीफ की जाए यानी अंदर खाने कुछ तो हलचल है। और राहुल गांधी ने भी इनकार नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसी कुछ गुंजाइशें हैं। देखिए, शरद पवार जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना, उन्होंने सीधे कह दिया कि मेरी कोई नीतीश कुमार से बात नहीं हुई है, न चंद्रा बाबू से बात। शरद पवार साहब के लिए तो ये भी सर मशहूर है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं। ये सब आपकी मालूमत है, ये मेरी मालूमत नहीं। बुजुर्ग नेता है, मैं उनके बारे में ऐसा नहीं कहूँ। बात ये है कि जो मैंने यहाँ कहा था संविधान का मुद्दा, वो संविधान बचाने के लिए हम यहाँ है, और सिर्फ मोदी जी को 400 मिलने चाहिए, यही तब अभी संविधान बदलेगा ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान बदलने की मंशा तो उनकी जब से संविधान बना तब से है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू है वो काफी लेफ्ट माइंडेड नेता है, संविधान से बहुत आस्था रखते हैं। वो जरूर सोचेंगे कि ऐसे इसमें क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज सबसे बड़ी जरूरत जो संविधान विरोधी शक्ति हमारे सत्ता में आई है,
जिन्होंने स्वातंत्र्य आंदोलन का विरोध किया, जिन्होंने तिरंगा का विरोध किया, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया जन्म से ही, उन लोगों को रोकना, मुझे लगता है नीतीश बाबू समझदार है। लेकिन हम कुछ भी स्टेटमेंट अभी नहीं देंगे। खड़गे जी ने भी बहुत स्पष्ट किया और राहुल जी ने भी स्पष्ट किया, हम कोई तानाशाही पार्टी नहीं है कि दो लोगों ने डिसाइड किया और बोल दिया। हम कल सब घटक दल बैठेंगे, हम उस पर सोचेंगे, और अगर शरद पवार जी बात करना चाहते हैं और सबने कह दिया कि बात होनी चाहिए तो करेंगे भी, और क्यों ना हो। हम अगर सरकार बना सकते हैं सब संविधानवादी शक्तियां इकट्ठा आके, तो हम बनाएंगे, क्योंकि जनता ने जो कॉल दिया है वो मोदी जी के खिलाफ दिया है। जनता का कॉल मोदी जी के खिलाफ दिया है। मोदी जी ने रेसिग्नेशन देना चाहिए। साथ लेकर के सरकार बनती हो तो उसे एतराज भी नहीं है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस सवाल का जवाब स्पष्टता से न करके सीधे कहा कि इंडी गठबंधन की बैठक होगी और रायशुमारी के बाद जो तय होगा वो बता दिया जाएगा। संजय जी, संविधान बचाना ये जनता को इतना स्ट्राइक कर गया कि राम मंदिर, हिंदुत्व और विकसित भारत जैसा लक्ष्य जो है उस पर हावी हो गया। इसको कैसे देखते हैं आप? जी प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने प्रारंभ से ही जो है एक ऐसे झूठ का जाल बुना हुआ था कि वो जानते थे कि अगर हम विकास की बात करें, अन्य मुद्दों की बात करें, तो हम प्रधानमंत्री को टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे थे नहीं ऐसे, ठीक है ना। तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ऐसा प्रभावित करने का प्रयास किया कि लोगों के अंदर घुसकर उनके दिमाग के अंदर घुसने का प्रयास किया जाए। उन्हें मालूम है कि कोई झूठ अगर बार बार बोला जाता है तो सामने वाले को लगता है कहीं सच तो नहीं हो रहा है करके, ठीक है ना। संविधान बदलने की बात बार बार की जाती है कांग्रेस और विपक्ष द्वारा। वो ये तो बताए कि संविधान बदलना, क्या बदलेंगे संविधान में, ठीक है। अगर पिछली बार संविधान को अगर संशोधित, आप जानते हैं कि संविधान बदला नहीं गया कांग्रेस के ही काल में, चाहे यूपीए रहा चाहे पहले से रहा, संविधान में संशोधन हुए 90 से ज्यादा बार हुए। कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमने संशोधन कर दिया 90 बार। भाई बदला तो आपने, हाँ हो सकता है कि एनडीए की सरकार में, पिछले एनडीए सरकार कुछ कानूनों को लेकर कुछ अन्य जो अननेसेसरी चीजें थी जो आज के वर्तमान में जो यूजफुल नहीं है, उन चीजों को चेंज मैं किया। यहाँ ये समझना चाह रही हूँ कि जनता ने इस बार, जी, जी, ये वही राहुल गांधी है जिन्हें बीजेपी पप्पू पोट्रे करती रही थी, इस बार ऐसा क्या बदल गया कि राहुल गांधी को जनता ने संजीदगी से सुना भी, और फिर जब अपना वोट कास्ट किया तो उसको ध्यान में रखते हुए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। बातें तो प्रधानमंत्री मोदी भी जनता के बीच कह रहे थे, लेकिन इस बार ज्यादा असर दूसरे खेमे की बातों का हो गया। क्या बदल गया ऐसा? जी प्रीति जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें कई चीजों को रखा गया, ठीक है ना। संविधान बदल देंगे, आरक्षण पे इतना झूठ फैलाया गया कि भाई आरक्षण चेंज हो जाएगा, जबकि उल्टा था। भाई आप एक विशेष समुदाय को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और आपने किया है, कर्नाटक में किया है, आपने पश्चिम बंगाल में किया है, आपने उन पे बात नहीं किया। सुनील जी, जो आरक्षण का ये जो मुद्दा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच जाकर के कर्नाटक का जो फॉर्मूला है वो बार बार बताया कि किस तरीके से पिछड़े लोगों का जो अधिकार है वो छीन करके एक समुदाय विशेष को दे दिया गया। अब इसको जनता ने समझा नहीं, या बीजेपी उसे ठीक से समझा नहीं पाई, या जो विपक्ष जो लगातार अनुसूचित जाति, जनजाति और इस मुद्दे को लेकर के और यहाँ पर जनगणना को लेकर के जनता के बीच जाता रहा, वो ज्यादा स्ट्राइक कर गया। देखिए प्रीति जी, दो चीजें समझ लीजिए। सबसे पहली चीज तो जो आपने कहा कि भाई अभी एक प्रश्न ज्वलंत चल रहा है कि आगे आने वाले कल में क्या होगा, कि सरकार किसकी बनेगी, क्या कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन करेगा। तो उसमें आप एक चीज लेकर चलना कि व्हेन देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स देन देयर आर स्लो डिसीजन मेकिंग। कई जब आपके घटक दल होते हैं तो उस कंडीशन में संभावनाएं होती हैं कि सबको साथ लेकर चलना कठिन होता है। अभी इंडिया गठबंधन एक अच्छी बढ़त के साथ तो आई है, लेकिन इसके साथ में क्या है कि जो जितने इसके घटक हैं सभी अपने आप को प्रूव करेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो मुझे लगता है कि यह एक चैलेंज आएगी, शायद नीतीश को या चंद्रबाबू नायडू को मना भी लें तो आगे इनके लिए चुनौती आएगी। दूसरा क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आप कर रही थी कि क्या राहुल गांधी जी को लोग ज्यादा सुने, क्या कहीं ना कहीं उन्होंने जो युवाओं की बातें की, संविधान को खत्म करने की बातें की, उस पर लोग, देखिए क्या है, पिछले 15
15 सालों से मैं जो चुनाव को समझ रहा हूँ, तमाम पुस्तकें मैंने चुनाव पे लिखी और अपने रिसर्च रहे। क्या होता है, किसी एक मुद्दे के आधार पे आप चुनाव जीतते और हारते नहीं है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, कई फैक्टर्स होते हैं। अब मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं। अगर आप एक किसी पत्रकार, किसी समाचार चैनल की एक एंकर हैं, लेकिन किसी दिन जनता को लग गया कि प्रीति पांडे में एटीट्यूड आ गया है, तो आपके प्रोग्राम लोग देखना कम कर देंगे, किसी XYZ चैनल के देखेंगे। सो क्या होता है कि पार्टी एक लगभग 12%, एक मैं अपना सर्वे बता रहा हूं, लगभग 40,000 के करीब में मतदाताओं पे किया गया अलग अलग प्रदेश में सर्वे में, एक बर्बरिक स्टाइल ऑफ परसेप्शन होता है। पहली बार मैं बता रहा हूं और पहली बार भी सुन रहे हैं। बर्बरिक स्टाइल परसेप्शन क्या होता है कि जब सामने मतदाताओं को लगता है कि एक धड़ा बहुत मजबूत है, तो कमजोर वाले के साथ हो जाता है। कैसे? 8-10% ऐसे लोग हैं, उनको लगता है ये तो बहुत मजबूत हो गया, मोदी को मैंने जितना मजबूत बनाया था उससे ज्यादा मजबूत हो गया, जितने इसके धड़े में है सब अपने आप को ही मोदी मानते हैं, सब में अहंकार आ गया है, स्मृति ईरानी की बातों में अहंकार दिख रहा है। तो क्या करता है, कमजोर धड़े के साथ में खड़े हो जाता है, इरेस्पेक्टिव वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसको लेकर। जहां तक आपने पूछा कि जिस तरह से कर्नाटका में मोदी जी ने पूछा, आप 2-3 चीजों को ध्यान से समझिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ आरक्षण को लेकर नहीं, राम मंदिर मुद्दे को लेकर नहीं, पूरे अगर मोदी जी की आप भाषणों और कैंपेन को देखेंगे तो आपको एक चीज लगेगा कि पार्टी का कोई एक क्लियर कट इस बार विजन नहीं था। जैसे भी हम इससे पहले ऑफ द माइक बात कर रहे थे, 2019 का चुनाव अगर आप देखें तो वह चुनाव एक इमोशनल सेंटीमेंट पे लड़ा गया। 2014 का चुनाव देखेंगे तो रेशनल मुद्दों के आधार पर लड़ा। महंगाई की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, भ्रष्टाचार की बात थी, करप्शन की बातें थी। लेकिन मैं बार बार आपके चैनल पे कई बार कहा कि 2024 का क्या मुद्दा था? 2014 में जो बदलाव हुए, 2014 में इन्हीं मुद्दों के आधार पर बदलाव हुआ था। देश की जनता को महंगाई वाकई परेशान कर रही थी, रोजगार और इसी तरह के भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे जो थे वो समझ में आते थे। इस बार जब बीजेपी जनता के बीच पहुंची तो 2047 दिखाने लगी कि देखिए हम विकसित भारत बनाएंगे। यहाँ मैं एक जिक्र विक्रम जी मणिपुर का भी करना चाहूंगी। मणिपुर जैसा प्रकरण या पहलवान बेटियों का जो मुद्दा रहा, उस पर हमने अक्सर देखा कि बीजेपी का शीर्ष खामोश रहा। जनता क्या बीजेपी से कुछ प्रतिक्रियाएं चाहती थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोले, लेकिन बहुत संक्षेप में और बहुत संक्षिप्त तो बोले, जबकि विपक्ष ने बाकायदा संसद का सत्र धो दिया इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन जब संसद में इसकी चर्चा हुई तो मुश्किल से 2 मिनट का वक्त दिया गया। जनता इसे समझने लगी कि या तो बीजेपी इस मुद्दे से चर्चा से भाग रही है, या जो विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा था उसे वो कन्विंसिंग लगा। आप इसे ऐसे देखते हैं क्या कि ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में असर डाल रहे थे? प्रीति जी, 2 लाइन सिर्फ मैं संविधान वाले पे बोलना चाहता हूँ, कुछ अतिरिक्त जो है फैक्ट्स के साथ। कुछ फैक्ट्स हैं ना, कुछ परसेप्शंस हैं। फैक्ट्स ये है कि संविधान जब हमारे यहाँ अडॉप्ट किया गया तो भारतीय जनता पार्टी उस समय थी नहीं, बल्कि संघ का एक अस्तित्व था उस समय। और ये इतिहास में लिखा हुआ है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस संविधान का समर्थन किया, कहा ये अपने लोगों ने बनाया, इसका हमको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी और वामपंथियों ने उसका विरोध किया। 2 संविधान के बारे में जो कहा जाता है कि उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ, एक जो है पहला संशोधन में हुआ जब जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और दूसरा जो है 1975 में जब ये आपातकाल लगा हुआ। तो एक तो फैक्ट है। अब परसेप्शन क्या बना? परसेप्शन बना कि ये संविधान बचाने की बात नौकरी के साथ जोड़ दी गई कि अगर ये संविधान छेड़छाड़ करेंगे, यानी जो है जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है वो ये ख़त्म कर देंगे और नौकरियां ख़त्म हो जाएगी। ये संविधान इसलिए लोगों के मन में ही है और इसका ये असर पड़ा है, उत्तर प्रदेश में पड़ा, बाकी राज्यों में पड़ा। अब आते हैं जो दूसरी बात आपने कही कि क्या परसेप्शंस जो है बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या जो है संवेदन वाली जो मुद्दे हैं उस पर क्या वो खामोशी? जी हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं। खास करके मणिपुर के मामले में लोकसभा में अमित शाह ने तो खूब बताया कि भाई कांग्रेस का कोई मंत्री कभी गया ही नहीं और मणिपुर में लगातार संघर्ष और हिंसा होती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी ने कभी ना संसद में ना संसद के बाहर उन दिनों इस पे चर्चा की, जो मुझे लगता है लोगों को ये चुभी है बात कि ये प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ न कुछ स्पष्टीकरण, कुछ न कुछ देश को एक तरह से वो उनको ढाढ़स बधाना या बताना कि हम लोग सब ठीक करने वाले हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं हुआ। हरियाणा की बेटियों की बात कर रहे हैं, बाद में देखिए वो राजनीति के लोग उसमें घुस गए, उसका एक अलग तरीके से वो चला गया। लेकिन उसमें भी शुरुआत में लोगों को लगा कि अगर लड़कियां कुछ कह रही हैं तो कानून भी उनके पक्ष में है, कानून भी ऐसा बना हुआ है कि लड़कियां कुछ करें तो उसकी ठीक ठीक जांच नहीं है, जांच होने में देरी की गई, उसको टालने की कोशिश की गई, ऐसा जनता के पास ये मैसेज गया। और मुझे लगता है वो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं
हरियाणा में खास करके जो बीजेपी की स्थिति हुई है अभी इस समय, ये उसका कहीं ना कहीं असर है। ठीक है संजय जी, इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर प्रियंका गांधी का संबोधन चल रहा है, पहले उसको भी सुन लेते हैं। अपने यूपी पे है। भी गया था मैदान में और इस वक्त जो चेहरे पर चमक है, मुस्कुराहट है, बड़े दिनों बाद। हालांकि मुझे ये लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से थोड़ी सी चूक हो गई, प्रियंका को भी लॉन्च कर दिया जाना चाहिए था। और जब अमेठी सीट इतनी आसानी से कांग्रेस पार्टी के हाथ लग गई, केएल शर्मा को शायद खुद भी इस जीत का इतना भरोसा नहीं रहा होगा, लेकिन स्मृति ईरानी को लेकर के जिस तरीके से वहां पर मैंडेट दिया गया, जाहिर है कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा सा कुछ सीटों पर असेसमेंट या तो जल्दबाजी में या एक जो ऑरा बन रहा था उसमें उनकी भी कैलकुलेशंस चूंकि